नमस्कार आप सभी को। मैं विधान राठौर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट क्वेश्चन पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, वो भी फिजिक्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हेन द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज डबल्ड द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड इट्स मोमेंटम। अब देखो क्या बोल रहा है, कोई पार्टिकल है जिसकी स्पीड को अगर हम डबल कर दें, स्पीड को अगर हम डबल कर दें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रेशियो क्या हो जाएगा। तो इससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा, स्पीड से आप लोग फेमिलियर हैं, सिंपल सा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर वेलोसिटी होता तो ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारा स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला आप लोगों को बेसिकली याद हो कि हम यहाँ पे पूरी टॉपिक तो लेकर बैठेंगे नहीं, हम जस्ट फॉर्मूले पर इस पर बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी वो होता है हाफ mv²। मतलब देखो, जब भी आप लोगों को रेशो वाले क्वेश्चन आए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूरी जो चीज़ पर बात हो रही है, स्पीड पर बात हो रही है तो जस्ट हम स्पीड को लेंगे, बाकी सब चीज़ों को हम कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि सिर्फ स्पीड ही डबल हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड या वेलोसिटी का स्क्वायर। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन लीजिए। काइनेटिक एनर्जी सिंपल सा हमारा क्या होता है, द एनर्जी पजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी आती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, द एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स साइज, शेप, और बोल सकते हैं कुछ भी, है ना, ठीक है। साइज और शेप के कारण जो उसमें एनर्जी आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो उसके मोशन के कारण जो उसमें एनर्जी आती है उसे ये बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। दोनों ही एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एनर्जी की यूनिट पूछ लें तो वो जूल होती है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारा mgh। m यहाँ पे मास होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, और h हमारा क्या होता है, हाइट। चलो, तो यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद देखिए मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम भी आप लोगों को पता होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को वैसे तो हम p से डिनोट करते हैं, ठीक है, p से और k से। तो चलिए देखिए, तो मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। हम मास को भी यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करके ऐसा लिख सकते हैं। मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमको रेशो किसका निकालना है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी टू हमारा ये क्या, मोमेंटम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी अपॉन मोमेंटम का जब हम रेशो लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v² अपॉन v। इसका मतलब जो दोनों का जो रेशो है वो ओनली v/1 पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जितना v हो जाएगा उस हिसाब से इनका रेशो भी चेंज हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि इनिशियली हमारा रेशो क्या था, v/1 था। अब हमने क्या बोला उन्होंने कि दूसरा वाला जो रेशो बना काइनेटिक एनर्जी अपॉन मोमेंटम का, जबकि हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया, तो जब हमने 2v कर दिया तो सिंपली क्या होगा, आप लोग देखेंगे, दोनों को कंपेयर करिए। पहले हमारा v था, अब 2v हो गया। मतलब जितनी हमने वेलोसिटी को डबल करा तो हमारा जो रेशो है वो भी क्या हो गया, डबल हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी रेशो वाली आए आपको हाफ को मतलब ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मास को आप लोगों को ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ के बारे में रिलेशन पूछा है आप लोगों को वो देखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे वेलोसिटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो स्पीड है वही वेलोसिटी का काम कर रही है, क्योंकि हमको पर्टिकुलर यहाँ पे बोला नहीं है कुछ भी। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला, मतलब कि क्या, गेट डबल्ड, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th वाला, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से को हम न्यू से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसमें ही, तो याद रखिएगा हर्ट्स। और द स्पीड ऑफ रेडियो वेव, स्पीड मतलब कि हमको स्पीड दे रखी है, स्पीड हमको दे रखी 3 × 10⁸ तो आप लोगों को एक रिलेशन याद होगा। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन फॉर्मूला वाला याद है आपको, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड के बीच में भी रिलेशन बना सकते हैं। स्पीड तो हमारा सेम ही रहेगा, जो स्पीड है हमारी वो तो स्पीड ही रहेगी, जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे वेवलेंथ बन जाएगा। और टाइम जो है हमारा, टाइम का जस्ट रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब 1/टाइम इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस वजह से 1/टाइम यहाँ पे म्यू बन जाता है, न्यू, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है। तो देखो हमको स्पीड गिवन है, न्यू गिवन है, हमको लैम्डा निकालना। लैम्डा हमारा क्या होता है, सिंपल सा वेवलेंथ। तो आप लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड तो एज इट इज़, न्यू डिवाइड में जाएगा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। स्पीड आप लोग रखेंगे 3 × 10⁸ अपॉन यहाँ पे कितना जाएगा 10⁹ तो देखिए बेस सेम रहता है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं, तो जाएगा 3 × 10⁻⁻1। ओके, 8 में से 9 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा। या सिंपली आप देखोगे ऊपर 8 है नीचे 9 है तो नीचे जस्ट 10 बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/10। अब आप देखिए कौन सा आंसर आपका मैच खा रहा है। वैसे ये हमारा क्या है, मीटर में आएगा। 0.3 मीटर हमारा आंसर आया है। हमारे को ऑप्शन जो है वो सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इतने मीटर कितना, तो इतने मीटर में हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। तो 0.3 में जब हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, समझिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है द फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब होता है क्या, बराबर, ऑन द सरफेस ऑफ 1 क्यूब। एक क्यूब है कोई सा जिसकी एज कितनी दे रखी है हम लोगों को, ये क्यूब ड्रॉ करा मैंने, क्यूब की एज हमको दे रखी, एज मतलब कोई सी भी साइड, क्यूब की सारी साइड बराबर होती हैं, साइड इन द सेंस एजेस बोलते हैं जिनको हमको। तो ये क्या बोलते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, और ये हाइट हो जाएगी। तो 8 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या बोल रहा है कि इसके किसी भी एक सरफेस पर 16 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 16 न्यूटन का फोर्स तो अब आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे से देखो कुछ चीज़ समझो, फोर्स की यूनिट होती है हमारी न्यूटन, पहली चीज़। फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कहाँ से आया है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से आया है, जिसमें क्या बोलता है वो कि रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स होता है। तो वहीं से ये चीज़ आई है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन कभी भी यूज़ हो जाए। हमसे निकालने को क्या बोला है, द प्रेशर ऑन द सरफेस। तो सरफेस पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर का आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर वाले का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, देखो ऊपर अगर ये पूरा क्यूब है तो ऊपर एक स्क्वायर बन रहा होगा। स्क्वायर, अगर स्क्वायर का एरिया की मैं बात करूं तो वो क्या होता है, साइड स्क्वायर, सिंपल सा। तो एरिया हमारा हो जाएगा 8 × 8 स्क्वायर। देखो यहाँ से कुछ चीज़ें और सीखते हैं। फोर्स जो है हमारा, फोर्स क्या है, न्यूटन है, सॉरी फोर्स जो है 16 न्यूटन है। फोर्स की यूनिट हमारी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। और जब हम एरिया निकालेंगे तब भी हमको एरिया मीटर में ही निकालना पड़ेगा। ये तो 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा मीटर। क्योंकि हमें हमेशा एसआई यूनिट में बात करना होती है। पिछली बार अभी हमारा आंसर आया था 0.3, हमने उसको 0 मीटर क्यों लिया, हम उसको 0 किलोमीटर भी ले सकते थे, 0.3 बोल सकते सेंटीमीटर भी ले सकते थे, 0.3 मिलीमीटर भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा कैलकुलेशन एसआई यूनिट में ही होता है, मतलब कि इंटरनेशनल यूनिट में ही चलता है। तो यहाँ पे जो हमारा जो ये एरिया हम कैलकुलेट करेंगे वो भी हमारा मीटर में होना चाहिए। फोर्स तो हमको ऐसा यूनिट में ही दिया है, न्यूटन, 16 न्यूटन। तो बस प्रेशर के फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करिए, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दिया 16 यूनिट, एरिया कैसे निकालेंगे, साइड इनटू साइड। तो हमको सबसे पहले डायरेक्ट हम इसको 64 नहीं कर सकते, 8 × 8 हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 0.8 × 0.08 सॉरी है ना, 0.08 का इंटू करेंगे मीटर में। ये पॉइंट हटाया इंटू 100, ये पॉइंट हटाया इंटू 100, कैंसल आउट करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, इसको कैंसिल करेंगे 2 4 ज़ा, 4 से इस 100 को काटेंगे, कितनी बार में जाएगा, 25 बार में, 2 0 एज इट इज़ बचे। मतलब हमारा प्रेशर कितना आ गया, 2500। प्रेशर हमारा 2500 आ गया। अब इसकी यूनिट की बात होती है, इसकी यूनिट होती है पास्कल।
जो यहाँ पे आपको PA दिख रहा है ना, ये पास्कल। तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया 2500 पास्कल। तो इस हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला। तो ये वाला भी हम लोगों का सॉल्व हो गया, वेरी इजी। याद रखिएगा फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमारा जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। हो सकता है कई बार प्रेशर पूछा हो और मास और एक्सेलरेशन गिवन हो लेकिन फोर्स गिवन ना हो, तो आप लोग फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकाल कर फिर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी भी चेंज होना पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की हमारा जो बोलते हैं ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वापस इसमें एक और सेकेंड आ जाएगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये सब एक जनरल बात हो गई हमारी। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड करिए, ट्राई करिए, आप लोगों से बनता है तो। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा वर्क का वो ही इसका आंसर दे सकता है। तो देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क डन इज मैक्सिमम। हमको बताना है कौन से केस में जो वर्क डन है वो मैक्सिमम है। तो वर्क डन मैक्सिमम और मिनिमम कैसे होता है, उसके लिए आपको सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा है तो ये आपका नॉलेज आधा है, जो कि हमारे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गलत रहेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए वर्क का फॉर्मूला होता है F.D, बोल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, जैसा बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ F इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर आप लोगों को नई जानकारी है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तो रहने दीजिए। एक चीज़ बस इतना समझिए कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है, ये अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं दोनों, अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का बोल सकते हैं प्रोडक्ट अगर स्केलर क्वांटिटी, जो कि वर्क स्केलर है इसलिए यहाँ पे डॉट रहता है और यहाँ पे कॉस थीटा जाता है। अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं हम लोग, जस्ट इतना समझिए। एक फॉर्मूला याद रख लीजिए यहाँ पे कि अगर A डॉट B की बात करें हम लोग, अगर किसी दो क्वांटिटी के बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो हम उसको लिख सकते हैं AB कॉस थीटा, और अगर किसी दो क्वांटिटी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम उसे लिख सकते हैं AB साइन थीटा, है ना। तो ये हमारा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, तो हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या, F.D, मतलब F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो अब देखो, जिसमें हमारी कॉस थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और कॉस थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 1। और कॉस थीटा आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है। थीटा 90 पे तो 0 हो जाता है, cos 90 इज इक्वल्स टू 0 होता है, और cos 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसीलिए थीटा की वैल्यू 0। अब आप लोग ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि किस ऑप्शन में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा मतलब एंगल जो है 0 है। तो आप लोग देखेंगे, देखो आप लोगों को फर्स्ट ऑप्शन में मोबाइल में भी दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें 30 एंगल है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। सेकंड 45 है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे तो फोर्स हमारा 0 हो गया, क्योंकि cos 90 हमारा 0 होता है। अगर पूछते किस केस में हमारा जो वर्क डन है वो 0 है, तो इस केस में हमारा वर्क डन 0 हो जाता। इस वाले केस में हमारा फोर्स भी इधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और जब भी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है इसका मतलब दोनों में एंगल कितने का है, 0 का। सिंपल सी बात है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। 1 मिनट रुकिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।